आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिनको आप अगले 3 से 5 सालों तक के टाइम होराइजन के लिए कंसिडर कर सकते हो और काफी ज्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इन सभी फंड से। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। इन पांचों ही कैटेगरीज के एक टॉप परफॉर्मिंग फंड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े इसलिए मैंने सारे फंड्स को आपस में कंपेयर किया, सभी को एनालाइज किया, उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए हैं ये 5 फंड्स। ये पांचों ही फंड ज्यादातर सूटेबल होंगे अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर हो तो मेरा ये वाला वीडियो जाके इसके बाद जरूर चेकआउट करना, जहां पर मैंने सारे ऐसे फंड्स डिस्कस किए हैं जो मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा सूटेबल है अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है। आगे बढ़ने से पहले आप में से जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इसके बाद जाकर प्लीज मेरे चैनल के बाकी वीडियो जरूर चेकआउट करना। अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं हर हफ्ते ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लाते रहता हूँ, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड, स्मॉल केसेस के रिलेटेड। तो हर हफ्ते कुछ नया सीखना चाहते हो देन आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो एंड पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर देना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल द म्यूचुअल फंड्स। हम सारे ही फंड्स के सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिर क्यों उनको टॉप परफॉर्मिंग लिस्ट में ऐड किया गया है, उनके पीछे क्या क्या रीजंस है। आप में से जो लोग सिर्फ फंड्स के नाम सुनने आए हैं वो स्किप कर करके सिर्फ नाम देख सकते हैं, लेकिन जिनको जेन्युइनली स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है वो प्लीज़ कोई भी पॉइंट मिस मत करना, जिससे आप भी समझ पाओ कि म्यूचुअल फंड्स को किस तरीके से एनालाइज किया जाता है और आप भी काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख पाओ आज इस वीडियो से। अगर आप किसी और के बताए गए म्यूचुअल फंड्स के नाम सुनकर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते हो तो ये लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। दोस्तों, आप कोई भी टेक गैजेट लेते हो, जब लाखों रुपए अपनी मेहनत के खर्च करते हो, आप वहाँ पर हज़ारों रिव्यू वीडियोज़ देखते हो, उसके बाद कोई भी फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ परचेज करते हो। तो जहाँ आप अपनी मेहनत की कमाई ज़िंदगी भर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर थोड़े एफर्ट्स लगाओ, एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनो, अच्छे से रिसर्च करना सीखो, म्यूचुअल फंड्स को खुद से एनालाइज करना सीखो। बातें हर एक एक्सपर्ट की सुनो, लेकिन डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, तो ही लॉन्ग टर्म में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पाओगे और अपने पोर्टफोलियो के साथ आप सही डिसीजंस ले पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉकिंग अबाउट लार्ज कैप कैटेगरी, तो यहाँ पर फिलहाल जो सबसे बेस्ट फंड है वो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब स्क्रीन पर आपको फिलहाल मनी कंट्रोल का वेबसाइट दिख रहा है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वेबसाइट टू एनालाइज एनी म्यूचुअल फंड। आपको किसी भी फंड के यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखने मिल जाएंगे, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाने वाली है। जैसे पहले हम यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के सभी पैरामीटर्स पर ध्यान देंगे। अब देखो, कुछ कुछ पैरामीटर्स पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। पहला है क्रिसिल रैंकिंग। रैंकिंग इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है क्योंकि पास्ट में बहुत सारे फंड्स ऐसे भी थे जहाँ पर 5 स्टार रैंकिंग दी थी बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज ने, और उन फंड्स में बहुत सारे स्कैम्स निकल कर आए थे, कुछ फंड्स तो बंद भी हो गए। तो ये रैंकिंग का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो फंड अच्छा ही है या फिर बुरी रैंकिंग मतलब वो फंड बुरा ही है। रैंकिंग पर आप ज़्यादा फोकस मत करना, बाकी जो दूसरे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना। दूसरी चीज़ है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो पर भी हम ज़्यादा फोकस नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम ऑलरेडी हर एक फंड का रिटर्न एनालिसिस डिटेल में देखने वाले हैं। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स पर ध्यान देते हो, वो रिटर्न्स एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद दिखाए जाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के 6 मंथ के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं 22%। 1 ईयर के अगर आप देखोगे तो वो रहे हैं 38%। अब ये 38% रिटर्न्स में से एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी कट चुका है। एक्सपेंस रेशियो कटने के बाद आपके इतने रिटर्न्स जनरेट हुए हैं। तो अगर कोई फंड ऐसा है जो आपसे भले ही ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है, लेकिन वो उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको जनरेट करके दे रहा है, तो ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करने में कोई हर्ज नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में जो भी म्यूचुअल फंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो हमेशा ज़्यादा ही देखने मिलेगा। इसीलिए हमेशा एक्सपेंस रेशियो पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए आपका कि भाई जहाँ एक्सपेंस रेशियो कम है वहीं पे जाके आपने ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पर अगर हम निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान देंगे, इसका जो रेशियो है वो है 1.61% और कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे तो वो है 2.01%। यानी यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके फंड साइज पर अगर आप ध्यान दोगे तो इसका फंड साइज है 30,000 करोड़, विच इज़ वेरी हाई। यहाँ पर आपको कोई भी लिक्विडिटी इश्यूज फेस नहीं करने पड़ेंगे। अब फोकस करेंगे अगर रिटर्न्स पे, तो देखो हम ज़्यादा ध्यान देंगे यहाँ पर 6 मंथ, 1 ईयर और उसके ऊपर जितने भी रिटर्न्स हैं उन पर ही हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अगर आप 6 मंथ्स के रिटर्न्स देखोगे, वो भी यहाँ पर निफ्टी 50 को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहे हैं। 1 ईयर के रिटर्न्स को देखोगे, वहाँ पर भी इस फंड ने काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है निफ्टी 50 को। 2 ईयर्स में भी इस फंड का जो CAGR रहा है वो है 33%। यहाँ पर जो आपको ये नंबर दिख रहा है ये CAGR नंबर है, यानी 2 ईयर्स के 33 और 33 आप दोनों ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 66% जितने रिटर्न्स बन जाते हैं 2 सालों में। और निफ्टी 50 के जो आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स है, यानी 66 48 से काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर भी इसने निफ्टी 50 को काफ़ी अच्छे से बीट किया है, जो कि आप यहाँ चार्ट में भी देख सकते हो।
निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के चार्ट में और निफ्टी 50 के चार्ट में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ देखने मिलेगा। जबकि आप कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स देखोगे तो वो सिर्फ 26.59% CAGR रहे हैं, यानी कैटेगरी के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 9% का डिफरेंस है। काफ़ी अच्छे से इसने बीट किया है अपने सारे कॉम्पिटिटर फंड्स को। 5 ईयर्स में भी आप देख सकते हो कि इस फंड का जो ओवरऑल CAGR रहा है वो 21% है, और यहाँ पर भी ये फंड टोटली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 50 इंडेक्स को। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अलावा दूसरा अच्छा एसेट क्लास ढूंढ रहे हो जहाँ पर वोलेटिलिटी ज़्यादा ना हो लेकिन आपको स्टेबिलिटी के साथ फिक्स रिटर्न्स मिले जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट करे, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा पर एनम प्लेटफॉर्म के बारे में। पर एनम इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स को ऑफर करता है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जहां पर आप एनुअल रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो अप टू 11.57% वाया देयर RBI रेगुलेटेड P2P इन्वेस्टमेंट प्लान। वैसे तो यहाँ मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 है, लेकिन अगर आप मेरे दिए गए लिंक से ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको स्पेशल एक्सेस मिल जाएगा ऑफ अ ट्रायल प्लान, जहां पर आप 5,000 रुपीज से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो फॉर 30 डेज। एंड बाद में अगर आपको पर एनम का इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा लगता है तो आप 50,000 के फिक्स प्लान में भी डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हो। पर एनम इज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका AUM 3,000 करोड़ जितना है। पर एनम के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो इसकी सिस्टर एंटिटी है लैंडबॉक्स, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P है, वो इंडिया के टॉप 2% क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स में इन्वेस्ट करता है जिनका सिबिल स्कोर मिनिमम 720 से अबव होता है। समझ लीजिए जो ये आपको 11.5% इंटरेस्ट पे करते हैं, ये बोरोवर्स को आगे पैसा और इससे भी हायर इंटरेस्ट रेट पे लेंड करते हैं। जो स्प्रेड होता है वो डिफॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है, जो कि फिलहाल इन पर एनम्स केस इज लेस देन 1%। पर एनम का रिपीट इन्वेस्टर रेट 92% है और अपनी हिस्ट्री में 100% इन्वेस्टर्स को इन्होंने प्रॉमिस किया गया इंटरेस्ट रेट डिलीवर किया है, और ओवरऑल P2P इंडस्ट्री का 40% मार्केट शेयर ओन करता है। आपको यहाँ पर डिफरेंट प्लान्स ऑफर किए जाते हैं अक्रॉस 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ। आपको इन्वेस्टमेंट टर्म खत्म होने पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा, और आपका रिटर्न जनरली इन्वेस्टमेंट टेन्योर के साथ बढ़ता है। आप रिटर्न्स मंथली इंटरेस्ट के फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर कंपाउंडिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जनरली P2P इन्वेस्टमेंट्स के 2 मेजर बेनिफिट्स है। पहला, डाइवर्सिफिकेशन एंड स्टेबिलिटी अराउंड बीटिंग इन्फ्लेशन, क्योंकि P2P एक नॉन मार्केट लिंक्ड एसेट क्लास है तो आपके रिटर्न्स के अराउंड आपको मेंटल क्लैरिटी रहती है। एंड सेकंड बेनिफिट इज सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। P2P आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का मौका भी देता है फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, जिससे आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव करने के लिए कॉर्पस क्रिएट कर पाओ। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान ढूंढ रहे हैं जहां पर आपको स्टेबल फिक्स्ड रिटर्न्स मिले तो पर एनम को जरूर चेकआउट करना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यूज दैट एंड साइन अप ऑन पर एनम। अब नेक्स्ट पैरामीटर पर हम ध्यान देंगे जो कि है रैंकिंग। रैंकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर मैं काफी ज्यादा फोकस करता हूँ कि कंसिस्टेंटली वो फंड किस तरीके से परफॉर्म किए जा रहा है ईयर ऑन ईयर। मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस भी फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसकी रैंकिंग कंसिस्टेंटली टॉप 5 में मेंटेन रहनी चाहिए हर एक टाइम होराइजन में। अब टॉप 5 क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि कोई भी फंड लगातार फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रह सकता। इस साल आपको जो भी फंड टॉप पे दिखाई दे रहा है हो सकता है अगले साल आपको दूसरा फंड दिखाई दे, वो फंड सेकंड या थर्ड रैंकिंग पे आ जाए। तो ये फ्लक्चुएशन हर साल होते ही रहेगा कंसिस्टेंटली। लेकिन लॉन्गर टाइम होराइजन्स में, जितने बड़े टाइम होराइजन है 10 ईयर, 5 ईयर, 3 ईयर, इन टाइम होराइजन्स में ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। इसको मैं आपको थोड़ा और आसानी से समझाता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पर निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की आपको 1 ईयर की रैंकिंग दिख रही है 8, ठीक है। यहाँ पर इसने जनरेट करके दिए हैं आपको 38% के रिटर्न्स, और इसके साथ इसकी रैंकिंग है 8, यानी इसके आगे और 7 फंड्स हैं जिन्होंने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए होंगे। इसके नीचे दूसरे बचे हुए फंड्स हैं जिन्होंने कम रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। उसको कंसिडर करने के बाद भी इसकी अगर आप 2 ईयर टाइम होराइजन, 3 ईयर टाइम होराइजन, 5 ईयर टाइम होराइजन, बाकी जितने भी टाइम होराइजन देखोगे सभी में इसकी रैंकिंग फर्स्ट पे है। यानी भले इस साल इसकी रैंकिंग 8 नंबर पे है तो भी इसके पास्ट के सारे रिटर्न्स बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा हैं। अगर इस साल इस फंड के सपोज 38% रिटर्न्स ना आए होते, 38 की जगह इस फंड ने जनरेट करके दिए होते सिर्फ 20% मान लो, तो इसकी रैंकिंग ड्रॉप हो जाती, समथिंग लाइक 16-17 जितनी चली जाती। इसके ऊपर बहुत सारे फंड्स और आ जाते। अब ये रैंकिंग का फ्लक्चुएशन आपको 1 ईयर में बहुत देखने मिलेगा, 1 ईयर टाइम होराइजन में। ये भले ही 1 ईयर में 16 आ जाती रैंकिंग, लेकिन इसका फ़र्क हायर टाइम होराइजन जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं पड़ता। यहाँ पर उसकी रैंकिंग या तो सेकंड पे आ जाती, थर्ड पे आती, फोर्थ पे आती या फिफ्थ पे आती। अगर फिफ्थ से भी ऊपर ये रैंकिंग ड्रॉप हो जाती है तो वो मेरे लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग है। कितना ही बुरा परफॉर्म किया होगा इसने पिछले 1 साल में कि इसके पिछले जितने भी लंबे टाइम होराइजन्स है वहाँ पर भी इसकी रैंकिंग 5 से नीचे चली गई है। तो ये चीज़ आई होप थोड़ा आप समझ पाए होगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ओवरऑल मैं ये ट्राई करता हूँ कि हर एक टाइम होराइजन में उसकी रैंकिंग मुझे टॉप 5 के अंदर दिखे। हाँ, अगर लास्ट 1 ईयर में रैंकिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है तो वो चीज़ मैं कंप्लीटली इग्नोर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर इस अगले 2 महीने में सपोज निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ गए तो ये रैंकिंग 8th से फर्स्ट पर तुरंत चली जाएगी, उसमें देर नहीं लगेगा।
तो 1 ईयर टाइम होराइजन में रैंकिंग लगातार फ्लक्चुएट होती रहेगी, लेकिन बाकी जितने टाइम होराइजन्स है 2, 3, 5, 10, यहाँ पर इनकी रैंकिंग में फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे जा रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली इग्नोरेबल। वो वापस ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, बट अगर वो टॉप 5 में लगातार कंसिस्टेंटली मेंटेन रह रही है, इसका मतलब उस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। वो हमेशा ट्राई कर रहा है कि उसके बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स को वो फंड आउट परफॉर्म कर पाए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हो कि सारे ही टाइम होराइजन्स में जितने बड़े टाइम होराइजन्स हैं 10, 5, 3 और 2 ईयर का टाइम होराइजन, सब में इसकी रैंकिंग टॉप पे मेंटेन्ड है, विच मीन्स इस फंड ने पास्ट में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है। एनुअलाइज रिटर्न्स पर ध्यान दोगे तो 1 ईयर के टाइम होराइजन में इस फंड का जो CAGR रहा है वो है 38.3%, जबकि कैटेगरी एवरेज का रहा है 34%। यानी यहाँ भी अच्छे खासे मार्जिन से इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, भले इसकी रैंकिंग उतनी अच्छी नहीं है। 2 ईयर का टाइम होराइजन अगर आप देखोगे, यहाँ पर इस फंड का जो CAGR रहा है वो है 33.53%। CAGR का मतलब होता है ईयर ऑन ईयर कितने रिटर्न्स मिले हैं। 33% फर्स्ट ईयर, 33% सेकेंड ईयर, इसका मतलब ऐसा हो गया लास्ट 2 ईयर्स में 33 करके इसका CAGR बना है। और कैटेगरी एवरेज का अगर आप CAGR देखोगे तो वो है 26.59%। यहाँ भी काफ़ी बड़े मार्जिन से मीट किया है इसने एवरेज को। 3 ईयर के टाइम होराइजन में देखोगे, 5 ईयर के टाइम होराइजन, 10 ईयर के टाइम होराइजन, हर एक टाइम होराइजन में इसने काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है अपने कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स को, यानी कंसिस्टेंटली ये एक अच्छा परफॉर्मर रहा है। अब अगर आप और डिटेल में स्टडी करना चाहो तो इसके SIP रिटर्न्स पर भी ध्यान दे सकते हो। यहाँ पर भी आप एब्सोल्यूट रिटर्न्स और एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दोनों का कंपैरिजन अलग से देख सकते हो। हम फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप चाहो तो खुद से जाके बाद में स्टडी कर सकते हो। अब ध्यान देते हैं पोर्टफोलियो कंपोजिशन के ऊपर। इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखोगे तो वो रहा है 30%, जो काफ़ी अच्छा है। जिनको टर्नओवर रेशियो के बारे में नहीं पता उनको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कोई भी फंड है जिसके अंदर 10 स्टॉक्स का वो फंड है, 10 स्टॉक्स में से उसने 3 स्टॉक्स पिछले साल सेल किए और सामने 3 स्टॉक्स बाई किए, यानी उसका 30% पोर्टफोलियो कंप्लीटली चेंज हुआ, राइट, वो नया बन गया। तो ये 30% है उसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब किसी का टर्नओवर रेशियो अगर 100% है, यानी वो 10 के 10 स्टॉक्स उन्होंने पिछले साल सेल कर दिए और सामने 10 स्टॉक्स नए बाई कर लिए, पूरा पोर्टफोलियो ही उन्होंने चेंज कर दिया था पिछले 1 साल में। इसको कहा जाता है टर्नओवर रेशियो। जहां पर आपको 200% का टर्नओवर रेशियो दिख रहा है, वहां पर 2 बार वो पोर्टफोलियो को पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। इट मीन्स दैट, सो बेसिकली यहाँ पर पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंज नहीं आया है। ज़्यादातर स्टॉक्स इन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे हैं। 30% स्टॉक्स चेंज हुए हैं। कैटेगरी का एवरेज टर्नओवर रेशियो देखोगे तो वो रहा है 184%, यानी ज़्यादातर फंड्स के अंदर ऑलमोस्ट 2 बार पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो चुका है। अगर इसकी आप होल्डिंग्स पर ध्यान दोगे तो टॉप 10 होल्डिंग्स आपको यहाँ देखने मिल जाएगी। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ITC, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, तो सारी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज़ है, लार्ज कैप कंपनीज़ है। तो ये फंड काफ़ी सेफ भी है अगर कंसिडर किया जाए रिस्क पैरामीटर्स को लेकर। रिस्क रेशियोज़ पर ध्यान दोगे अगर आप, यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा है, ये दोनों रिस्क पैरामीटर्स है। इससे पता चलता है कि उस फंड के अंदर वोलेटिलिटी कितनी है, कितने ज़्यादा उतार चढ़ाव उस फंड में देखने मिलते हैं। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा को देखकर। स्टैंडर्ड डिविएशन कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट आसपास ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वोलेटिलिटी भी आप देखोगे तो वो भी कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट आसपास ही है, यहाँ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। शार्पे रेशियो काफ़ी अच्छा है, 1.14। शार्पे रेशियो 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए हमेशा। जितना ज़्यादा आपके फंड का शार्पे रेशियो होता है, वो चीज़ हमें ये इंडिकेट करता है कि आपके फंड ने काफ़ी अच्छे से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। इनमें से किसी भी रेशियो की अगर आप डेफिनेशन नहीं जानते, मीनिंग नहीं जानते, तो सबके बाजू में आपको आई बटन देखने मिल जाएगा। वहाँ पर सिर्फ स्क्रॉल करोगे तो आपको पूरी डेफिनेशन देखने मिल जाएगी। आप खुद से पढ़ सकते हो अगर नया जानना चाहो, आप नहीं जानते इसके बारे में तो। नीचे आपको इसके पीयर्स का भी कंपैरिजन देखने मिल जाएगा, जितने कॉम्पिटिटर फंड्स हैं उन सभी के साथ भी यहाँ कंपैरिजन दिया हुआ है। तो बाकी सारे और डिटेल में पैरामीटर्स आप खुद से जाकर स्टडी कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में। टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट कैटेगरी विच इज़ मिड कैप। यहाँ पर जो सबसे बेस्ट फंड है फिलहाल वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसका फंड साइज आप देखोगे तो 12,000 करोड़ है, काफ़ी ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशियो इज़ 1.69%, जो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी कम है। यहाँ पर रिटर्न्स पर ध्यान दोगे आप तो आप देख सकते हो 1 ईयर के टाइम होराइजन में काफ़ी अच्छे मार्जिन से इसने बीट किया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को। 2 ईयर के टाइम होराइजन में भी इसने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। 5 ईयर्स में भी इसने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे से बीट किया है। यहाँ पर रैंकिंग पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सभी टाइम होराइजन में इस फंड की रैंकिंग कंसिस्टेंटली टॉप 5 के अंदर मेंटेन्ड है। यानी कंसिस्टेंटली ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहा है। आगे भी इसी तरीके से परफॉर्मेंस ये दिखाने की ताकत ज़रूर रखता है। SIP रिटर्न्स को आप खुद से एनालाइज कर सकते हो।
इसके पोर्टफोलियो पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 149% है, जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है मिड कैप कैटेगरी को कंसिडर करते हुए। क्योंकि देखो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में आपको फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी नेसेसरी हो जाती है अगर लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई स्मॉल कैप स्टॉक आपने होल्ड करके रखा है, उसमें आपको 500% जितने रिटर्न मिल चुके हैं, लेकिन आपने प्रॉफिट अब तक बुक नहीं किया है। अगर किसी दिन सपोज मार्केट फॉल आया तो वो 500% रिटर्न्स सीधा ड्रॉप होके 100-200% तक भी आ सकते हैं। यानी अगर लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में, तो आपको लगातार चर्निंग करनी पड़ेगी, प्रॉफिट बुकिंग करते रहना पड़ेगा, जो चीज़ इस फंड में भी हो रही है। इन्होंने लगातार अपना पोर्टफोलियो कंटिन्यूसली चेंज किया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर भी सारी कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, सो इस फंड को भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट कैटेगरी विच इज स्मॉल कैप, यहाँ पर फिलहाल जो टॉप फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है वो है 22,000 करोड़। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में हमेशा ये कहा जाता है कि आपको ऐसे फंड्स अवॉइड करने चाहिए जिनका AUM बहुत ज़्यादा हो, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर ये AUM ज़्यादा होने के बावजूद भी इस फंड ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। इसका AUM लगातार काफ़ी बड़े मार्जिन से इंक्रीज होते जा रहा है। स्टिल इसके परफॉर्मेंस में आपको गिरावट देखने नहीं मिलेगी। कंसिस्टेंटली इसने टॉप परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिया है, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को भी अच्छे से बीट किया है। सो इस केस में AUM आपके लिए ज़्यादा वो इशू नहीं बनेगा, क्योंकि इनके फंड मैनेजर्स जानते हैं कि किस तरीके से ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करना है। इसके एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान दोगे तो वो है 0.64%, कैटेगरी का एवरेज है 0.6%, यानी काफ़ी छोटा सा डिफरेंस है। ये थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो अगर आप ज़्यादा दोगे तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा ही देखने मिलेगा। यहाँ पर रिटर्न्स पर अगर आप ध्यान दोगे तो 1 ईयर के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा है अगर कंसिडर किया जाए बेंचमार्क इंडेक्स से। 6 मंथ्स के रिटर्न्स पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर भी इसने ऑलमोस्ट बेंचमार्क के आसपास से इसका परफॉर्मेंस रहा है। 2 ईयर्स के टाइम होराइजन में काफ़ी अच्छे मार्जिन से इसने बीट किया है बेंचमार्क इंडेक्स को। 5 ईयर्स के टाइम होराइजन में इस फंड का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है और जो बेंचमार्क का परफॉर्मेंस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, यानी काफ़ी बड़े मार्जिन से इसने लॉन्ग टर्म में बेंचमार्क को बीट किया है। इसकी रैंकिंग पर आप ध्यान दोगे तो आप देख सकते हो कि सारे ही टाइम होराइजन्स में इसकी रैंकिंग ऑलमोस्ट टॉप 5 में मेंटेन्ड है। हाँ, 10 ईयर टाइम होराइजन में इसकी रैंकिंग 6th पर है, विच इज़ इग्नोरेबल, क्योंकि बाकी सारे टाइम होराइजन्स में ऑलमोस्ट टॉप 5 के अंदर ही रही है। 10 ईयर्स के टाइम होराइजन में इसकी रैंकिंग अच्छा ना होने का एक रीज़न ये भी है कि 2018 से पहले क्वांट की जो मैनेजमेंट टीम थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी। 2018 के बाद सारे ही नए फंड मैनेजर्स आए और उन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखाया है काफ़ी सारे क्वांट फंड्स के अंदर। इस फंड का भी अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस उसके बाद देखोगे तो काफ़ी बढ़िया रहा है। सो अगर पिछले 5 सालों का आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे तो वहाँ पर तो काफ़ी शानदार इसने परफॉर्मेंस जनरेट करके दिया है। ओवरऑल रिटर्न्स पर आप ध्यान दोगे तो हर एक टाइम होराइजन के अंदर इसने काफ़ी बड़े मार्जिन से कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स को बीट किया है। इस फंड के पोर्टफोलियो कंपोजिशन पर नजर डालते हैं। यहाँ पर इन्होंने पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मेंशन नहीं किया है, आई डोंट नो व्हाई, बट दूसरी वेबसाइट पे मैंने देखा था इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ऑलमोस्ट 200 के आसपास है, विच इज़ अ गुड नंबर फॉर स्मॉल कैप कैटेगरी। यहाँ इक्विटी होल्डिंग्स 98% है, जिसमें से लार्ज कैप 12, मिड कैप इज़ 9, स्मॉल कैप है 39% और अदर में मोस्टली माइक्रो कैप कंपनीज होगी जो कि है 36% जितनी। टॉप होल्डिंग में आप देखोगे तो रिलायंस जो लार्ज कैप स्टॉक है उसकी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है फिलहाल। देन HDFC बैंक, यहाँ पर भी 7% होल्डिंग्स है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 5% होल्डिंग्स है, यानी ऑलमोस्ट 20 से 22% जितना तो इन 3 कंपनीज में ही हो गया। बाद में आपको सारी दूसरी लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनीज और देखने मिल जाएगी। इसके रिस्क रेशियोज पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर आपको वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने मिलेगी कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज। इस फंड में उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसकी वजह से इसका ओवरऑल SIP परफॉर्मेंस भी आपको बेटर देखने मिलेगा बाकी सारे फंड से। शार्पर रेशियो इज़ 1.13 जो कि आसपास ही है कैटेगरी एवरेज से। सो इस फंड को भी आप जरूर कंसिडर कर सकते हो आने वाले 3 से 5 सालों तक के लिए। मूविंग टू आवर नेक्स्ट 2 कैटेगरीज विच इज़ मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। अब देखो मल्टी कैप के अंदर ये कंपल्सन होता है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में ही 25% इन्वेस्टमेंट तो मिनिमम होना ही चाहिए, लेकिन फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है। फंड मैनेजर के पास पूरी लिबर्टी होती है, वो जब चाहे तब लार्ज कैप में एलोकेशन बढ़ा सकता है, स्मॉल कैप मिड कैप में एकदम कम कर सकता है, जब चाहे वो स्मॉल कैप में एलोकेशन सबसे ज़्यादा रख सकता है, बाकी दोनों में कम रख सकता है। तो फ्लेक्सी कैप में ये टोटल लिबर्टी मिल जाती है फंड मैनेजर को, लेकिन मल्टी कैप में वो चीज़ नहीं होती है। तो ये टोटली आपका कॉल है कि आपको मल्टी कैप ज़्यादा बेटर लगता है या फिर फ्लेक्सी कैप। अब देखो फ्लेक्सी कैप की भी जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स आपको ऐसे ही देखने मिलेंगे जहाँ पर उनकी लार्ज कैप में ही होल्डिंग्स ज़्यादा होगी हर एक टाइम होराइजन के दौरान। तो वैसे फंड्स आपको टोटली अवॉइड करने चाहिए। आपको थोड़े स्मार्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स चूज़ करने चाहिए
जो टाइम आने पर लार्ज कैप में अपनी होल्डिंग्स प्रॉपरली बढ़ाए, जब स्मॉल कैप अंडर वैल्यूड हो तब स्मॉल कैप में अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दे। तो आपको थोड़ा रिसर्च करके अच्छे फंड्स चूज करने होंगे अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो। पहले बात करें मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में, यहाँ पर फिलहाल जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है वो है निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। इस फंड का AUM देखोगे तो वो है 35,000 करोड़ के आसपास, जो काफ़ी ज़्यादा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो पर आप ध्यान दोगे तो 1.58% है, कैटेगरी एवरेज से ये काफ़ी कम है। इसके रिटर्न्स पर हम ध्यान देंगे तो 1 ईयर के टाइम होराइजन में इसने बेंचमार्क को बीट किया है, 2 ईयर के टाइम होराइजन में भी बेंचमार्क को बीट किया है, 5 ईयर के टाइम होराइजन में भी बेंचमार्क के आसपास ऑलमोस्ट रिटर्न्स है। लेकिन परफॉर्मेंस इसका ओवरऑल अगर आप चार्ट देखोगे तो अच्छा खासा ही रहा है। बीच में एक थोड़ा सा टाइम पीरियड था जब इसने अंडर परफॉर्म किया था ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स को, लेकिन उसके बाद की जो रिकवरी आई है वो रिकवरी काफ़ी अच्छी खासी आई है। अगर आप चार्ट पे नज़र डालोगे तो ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसलिए मल्टी कैप फंड्स को हमेशा लॉन्गर टाइम होराइजन्स के लिए ही कंसिडर करना चाहिए। 5 से 10 सालों के टाइम होराइजन के लिए अगर आप मल्टी कैप फंड्स को कंसिडर करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने मिल सकते हैं। ध्यान देते हैं इसके रिटर्न्स और रैंकिंग पे, तो देखो 1 ईयर के टाइम होराइजन में इस फंड की रैंकिंग आपको देखने मिलेगी 9, लेकिन उसके पहले के जितने भी टाइम होराइजन्स है वहाँ पर इसने कंसिस्टेंटली टॉप 5 में अपनी रैंकिंग मेंटेन करके रखी है। रिसेंटली जो 9th रैंकिंग आई है ये भी पिछले 3 महीने में इसने अंडर परफॉर्म किया है थोड़ा कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, लेकिन आने वाले सालों में ये फंड सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाने की पूरी ताकत रखता है। अब ध्यान देंगे इसके पोर्टफोलियो कंपोजिशन के ऊपर, तो देखो यहाँ पर टर्नओवर रेशियो है 25%, जो अच्छा है अगर कंसिडर किया जाए मल्टी कैप कैटेगरी को। इसके स्टॉक्स के डेटा पर आप ध्यान दोगे तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है फिलहाल HDFC बैंक में ऑलमोस्ट 6% के आसपास। उसके नीचे जितने भी 5 स्टॉक्स है सभी में 3% के आसपास है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स जितनी भी है वहाँ पर ओवरऑल एलोकेशन काफ़ी अच्छे से डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टॉक में ही इन्होंने 20 या 30% एलोकेशन दे दिया हो। तो ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा है इस फंड के अंदर। इसको भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो अगर आपका टाइम होराइजन लॉन्ग टर्म का है। इसके रिस्क रेशियोज़ पर ध्यान दोगे तो वोलेटिलिटी कैटेगरी एवरेज के आसपास है, बीटा भी ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है, और शार्पे रेशियो काफ़ी अच्छा है अगर कंपेयर किया जाए कैटेगरी एवरेज से। लास्ट कैटेगरी डिस्कस करने से पहले अगर यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना। काफ़ी मेहनत लगती है डिटेल वीडियोस आप तक लाने में, तो लाइक ड्रॉप करके जाया करो। आपका कुछ नहीं जाएगा, कंप्लीटली फ्री है आपके लिए, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है इससे। साथ ही कोई भी डाउट, क्वेश्चन या फीडबैक है तो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश रहती है मेरी। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर से मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा पुश मिलता है और आगे नई ऑडियंस को मेरे वीडियोस रेकमेंड होते हैं, तो प्लीज़ एंगेजमेंट दिखाया करो। नाउ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो मेरा फिलहाल टॉप पिक है वो है JM फ्लेक्सी कैप फंड। शानदार परफॉर्मेंस इसने डिलीवर करके दिया है पिछले कुछ सालों में। इसके एक्सपेंस रेशियो पर नज़र डालोगे तो वो है 1.87%, कैटेगरी एवरेज से ये कम है, जो कि अच्छी बात है। फंड साइज इसका काफ़ी कम है, फिलहाल 3000 करोड़ है, लेकिन इट इज़ इनफ फॉर ईजी लिक्विडिटी। अब ध्यान देते हैं इसकी रैंकिंग पर। यहाँ पर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सभी टाइम होराइजन्स में इसकी जो रैंकिंग है वो टॉप 5 में कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है। और 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर टाइम होराइजन में तो ये फंड ओवरऑल टॉप परफॉर्मर ही रहा है। सभी को इसने काफ़ी अच्छे से बीट किया है, इसके जितने भी कॉम्पिटिटर्स है। रिटर्न्स का भी आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े मार्जिन से हर एक टाइम होराइजन में इसने बीट किया है। इसके टर्नओवर रेशियो पे नजर डालोगे तो हो रहा है 133%, जबकि कैटेगरी का एवरेज टर्नओवर रेशियो रहा है 358%, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज को कंसिडर करते हुए इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो काफ़ी रिजनेबल है, क्योंकि यहाँ पर मिड कैप एंड स्मॉल कैप होल्डिंग्स भी है, इसलिए वहाँ पर चर्निंग थोड़ी ज़्यादा हुई होगी, जिसकी वजह से 133% जितना यहाँ पर रेशियो जा रहा है। बट उसके बाद भी इसने परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा डिलीवर करके दिया है। रिस्क रेशियोज़ पर नज़र डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी रही है इस फंड के अंदर कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज, लेकिन साथ ही आप अगर इसके शार्प रेशियो पे नज़र डालोगे तो वो रहा है 1.41%, कैटेगरी एवरेज से ये काफ़ी ज़्यादा है, यानी काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिए हैं। सो इस फंड को भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। इन पांचों फंड्स के अलावा एडिशनली मैं 2 और फंड्स डिस्कस करना चाहूँगा जो शायद सभी के लिए यूज़फुल ना हो, लेकिन आप में से कुछ सेट ऑफ ऑडियंस के लिए ये फंड्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल बन सकते हैं। देखो, पहले बात करते हैं ELSS कैटेगरी के बारे में। तो देखो, रिसेंट बजट के बाद हमें ये पता चल गया कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा न्यू टैक्स रिजीम को ही प्रमोट कर रही है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ज़्यादा बेनिफिट्स अब बचे नहीं हैं, जिसकी वजह से शायद ELSS डिडक्शन सबके लिए अब यूज़फुल ना रह गया हो। लेकिन जो लोग अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करना चाहते हैं या फिर ELSS डिडक्शन लेना चाहते हैं, ELSS में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फर्दर, तो उनके लिए फिलहाल जो सबसे बढ़िया फंड चॉइस अवेलेबल है वो है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक अच्छा ELSS फंड ढूंढ रहे हो। दूसरा है टॉप परफॉर्मिंग थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड्स की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारी चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल वैल्यू फंड है, मोमेंटम फंड है, ग्रोथ फंड है, इसी तरीके के डिफरेंट सेट ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं। लेकिन उन सब में से जो फिलहाल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है वो है क्वांट वैल्यू फंड। इसको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। जब से ये लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक कंसिस्टेंटली
काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है इसका, अपने बेंचमार्क को और अपने कॉम्पिटिटर्स को काफ़ी बड़े मार्जिन से इसने कंसिस्टेंटली बीट किया है। तो हियर इज द एंटायर लिस्ट ऑफ ऑल द फंड्स वी हैव डिस्कस्ड टुडे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जिससे कि आप बाद में जाके खुद से रिसर्च और एनालाइज कर पाओ हर एक फंड को। और इस वीडियो को एज एन एजुकेशन पर्पज ही कंसिडर करना, ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर जरूरत पड़े तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, जो काफ़ी ज़रूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। सो म्यूचुअल फंड के बारे में तो आपने इस वीडियो में जान लिया। अगर आप अच्छे ETFs में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो जाके ज़रूर देख लेना, जहाँ पर मैंने सारे बेस्ट ETFs के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आप अच्छे स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरी स्मॉल केस प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेकआउट करना, आपको काफ़ी कुछ नया जानने मिलेगा। और अगर आप एक अच्छी SIP स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है, तो मेरा ये वाला वीडियो जाके ज़रूर चेकआउट करना। आई बटन पर आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने मिलेगा इन वीडियोस से। आज के इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई हो या फिर कुछ नया जानने मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी कुछ नया जानने मिले। अगर मुझे पर्सनली कनेक्ट करना चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हो। सारी अपडेट्स वहाँ पर मैं शेयर करते रहता हूँ। अगर मुझे आपसे पर्सनली कोई भी फीडबैक्स चाहिए होते हैं, ओपिनियंस चाहिए होते हैं, सारी डिस्कशन मैं वहाँ पर करता हूँ, जाके ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने मिल जाएगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट की वोलेटिलिटी से हटके स्टेबल फिक्स रिटर्न जनरेट करना चाहते हो अप टू 11.57%, तो पर एनएम को चेकआउट करना मत भूलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।